आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के 25 MCQ। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी कि संसाधन एवं विकास। वीडियो में क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे, साथ साथ उसके आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगा और आपको भी थोड़ा टाइम दिया जाएगा ताकि अगर आपको पता है आंसर तो आप भी पहले कमेंट कर सके कि कौन सा आंसर सही है। और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन है। तो जैसा बताना है कि चारों ऑप्शन से प्राणी जात, मानव, धातुएं और पशु, इन चारों में से कौन सा अजैव संसाधन है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप कमेंट करके 1 मिनट में आंसर बता सकते हैं। 1 मिनट के सेकंडों में आंसर, 1 सेकंड में आंसर बता सकते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन 3 यानी कि धातुएं, ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, क्योंकि अजैव संसाधन क्या होता है, जिसमें जीवन नहीं होता, ओके, और जिसमें जीवन होता है उसे जैव संसाधन बोलते हैं। तो धातुएं ऐसा है ऑप्शन है इन चारों में से जिसमें जीवन नहीं होता, तो अजैव संसाधन यानी ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ बताओ। ये बहुत अच्छे से हमने पूरा डिटेल में आपको समझाया था। इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ऑप्शन 1 ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील, अमेरिका, भारत, रूस, ये 4 ऑप्शन से इससे पार्टिसिपेट तो बहुत सारे देशों ने किया था, लेकिन इसका जो आयोजन किया गया था वो कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में, ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में, ओके। और ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। अब ये तो बहुत आसानी से बता सकते हो कि मैंने आंसर बता दिया अभी पिछले पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन में। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकंड ऑप्शन, यानी कि 1992, ओके, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको क्योंकि सब तो पढ़ा हुआ आपने अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ क्या होगा इसका आंसर। ये नहीं बताया मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन हैं, महात्मा गांधी, सोमेश्वर, सचिन या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सेकेंड। ये जो बुक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इसके राइटर है सोमेश्वर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन है, पेटी भरने के लिए नहीं है। मतलब जितने हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास जितने लोग हैं उन सब के लिए तो अवेलेबल है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक इंसान के लिए नहीं है, पेटी भरने के लिए नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही इंसान उसका बहुत ज़्यादा दोहन करे। ये लाइन किसने कही थी, महात्मा गांधी ने, भीमराव अम्बेडकर ने, नरेंद्र मोदी जी ने या जवाहरलाल नेहरू जी ने, किसने कही थी। तो इसका सही आंसर होगा 5th का महात्मा गांधी जी, यानी ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी जी की लाइन है ये कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। और ये कई बार सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से इसे समझ लेना कि क्या है क्वेश्चन और क्या है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इसी को मतलब 4 लाइनें अलग अलग टाइप की लिख दी जाएगी। जैसे एक लाइन तो ये लिखा होगा कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन है, पेटी भरने के लिए नहीं। कुछ और भी 3 लाइन किसी और के लिए ऐड कर दी जाएगी और फिर पूछेगा इनमें से कौन सी लाइन, कौन सी पंक्तियाँ महात्मा गांधी के द्वारा कही गई है। तो ये लाइन आपको पता होनी चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के संदर्भ में सही है। जलोढ़ मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में सही है। कौन सा कथन, इन चारों में से कौन सी लाइन सही है। तो जलोढ़ मिट्टी वाली वीडियो भी आपने देखी होगी, मृदा वाली, जिसमें हर प्रकार की मिट्टी के बारे में बताया गया था। तो देखो भारत के लगभग, पहला ऑप्शन जो है, भारत के लगभग 45% भाग में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, यानी पोटास भी होता है, बिल्कुल ये भी सही है। जब 2 ऑप्शन सही तो आंसर क्या होगा, सभी कथन सही, यानी 4th ऑप्शन होगा। 3rd नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। बाकी 3rd देख लो क्या है, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा विकसित हुई। बिल्कुल तीनों पार्ट बिल्कुल सही है, यानी सभी कथन सही है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, और पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन काली मृदा के संदर्भ में सही है। काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा सही है, जल्दी से बताओ कौन सा सही होगा। 7th का ऑप्शन 4, यस, यानी ऑप्शन डी कह लो या इसे ऑप्शन 4। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है 7th का, सभी कथन सत्य है। कैसे, देखो अगर पढ़ोगे आप इसे, सबसे पहले है टिटेनिफेरस या मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति होती है इसमें, बिल्कुल होती है। अब देखो ये टिटेनिफेरस एक नया वर्ड है, ये होता क्या है, ये ऑक्साइड्स ऑफ टाइटेनियम एंड आयरन, इनका ऑक्साइड होता है। ये एक प्रकार का एक खनिज है, यानी मिनरल्स है, क्लियर है।
मैग्नेटाइट आपको पता ही है, जीवाश्म पता ही है आपको। आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की भी इसमें बहुलता यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है ये। ओके, यानी सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वन मृदा के संदर्भ में सही है? वन मृदा हमने पढ़ा है, तो वन मृदा यानी जो वन यानी जंगल, तो जंगलों में जो मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव होता है, बिल्कुल। क्योंकि पर्वतों पे, पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है मिट्टी, तो वहाँ पे इसमें बदलाव तो होगा। नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार होती है, बिल्कुल दोमट मिट्टी भी होती है और सिल्टदार। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया। दोमट मिट्टी क्या होती है? जिसमें बारीक कण भी होते हैं और मोटे कण भी होते हैं। और सिल्टदार के बारे में भी आपको बताया हुआ है, तो आपने को पता होगा सारी चीज़ें। अधिशिलक तथा ह्यूमस रहित होती है। ह्यूमस तो आपको पता है, ह्यूमिडिटी। और अधिशिलक जो एक वर्ड है, यहाँ पे अधिशिलक होना चाहिए, ल पे छोटे की मात्रा भी आएगी। इसका मतलब होता है अधिशिलक एक सेल भी होता है एक, है ना। तो अधिशिलक यानी कि वो एसिड बोलते हैं उसे इंग्लिश में। तो यानी सभी कथन सही है, चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फोर्थ ऑप्शन इसका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटेराइट मिट्टी या मृदा के संदर्भ में सही है? अब लेटेराइट मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा है कि उच्च तापमान होता है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम होगा, बारिश ज़्यादा होगी तो निक्षालन तो ज़्यादा ही होगा, ये भी सही है। चाय और काजू के लिए उपयुक्त होती है, बिल्कुल। लेटेराइट मिट्टी में चाय और काजू का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, यानी इसका भी आंसर क्या होगा? सभी कथन सही है। नाइन्थ का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में सही है? मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में सही है। अब मरुस्थलीय मृदा कैसी होती है? लाल रंग भी होती है और भूरा रंग भी होता है। मरुस्थल है तो रेतीली और लवणीय तो होगी, जिसमें नमक की मात्रा भी ज़्यादा होगी, और रेतीली तो होती है। यानी दो ऑप्शन सही, तो यानी सभी कथन सही तो होगा। थर्ड नहीं देखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि दो सही, तो इसका मतलब ऑप्शन देखो ना कैसा है, क्योंकि चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सारे सही। थर्ड भी देख लेते हैं। वैसे शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है, बिल्कुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इतना समझाने के बाद भी अगर कोई डाउट रह जाए कुछ तो कमेंट करके पूछ लेना, आप टेंशन मत लेना, आपका रिप्लाई दिया जाएगा बिल्कुल आपके कमेंट का। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेखांकित शब्द को सही करके कथन लिखिए। हाँ, अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आने लगे हैं कि एक लाइन आपको दी होती है और इसको सही करके लिखना होता है, उसमें कुछ गलत होता है तो अंडरलाइन क्या होता है। जैसे यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, काली मृदा काजू की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये तो गलत कथन है। काजू के लिए चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए होती है ना। तो इसको सही करके किस तरीके से लिखेंगे? इसका आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा, काली मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्लियर है? तो ऐसे चेंजेस करने भी क्वेश्चन में आते हैं एग्जाम में। अब 1 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रेखांकित शब्द को सही करके कथन को लिखिए। अब यहाँ पे भी अंडरलाइन है, अब इसको सही करके लिखना है। लेटेराइट मृदा कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, बिल्कुल गलत है ये तो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि लेटेराइट मिट्टी जो होती है वो किसके लिए होती है? अभी जस्ट ऊपर हमने अभी क्वेश्चन नंबर 8 या 9 में डिस्कस किया था, याद आ रहा है? कुछ नहीं आया? काजू और चाय, हाँ, लेटेराइट मृदा काजू और चाय की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सेंटेंस को आपको इस तरीके से सही करके लिखना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? जल्दी बताओ, ये तो बहुत आसान है। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, उसका कारण क्या है? गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशुचारण। तो पंजाब का जो इसका जो आंसर है, पंजाब में जो मृदा का निम्नीकरण हो रहा है उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बिल्कुल, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण वहाँ पे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होते जा रही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क जल्दी से बताओ। नवीकरण योग्य, जैव या प्रवाह या अनवीकरण योग्य? लौह अयस्क जल्दी बताओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अनवीकरण योग्य, क्योंकि लौह अयस्क को दोबारा इतनी आसानी से जल्दी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओके, नवीकरण का मतलब जिसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, और अनवीकरण का मतलब जिसको आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन? ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी किस प्रकार का है? तो पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव या अचक्रीय? इसका सही आंसर क्या होगा? 15 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पुनः पूर्ति योग्य। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन को ही हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। तो ज्वारीय ऊर्जा क्या है? टाइडल एनर्जी नवीकरणीय संसाधन है, जो हमें जल से मिलते, समुद्र से, है ना।
समुद्रों के जल से, उसमें जो लहरें उठती हैं, ज्वार भाटा सुना होगा ना आपने, वही है ये। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? सीढ़ीदार को हम क्या बोलते हैं? सोपानी। ओके, तो एग्जाम में पूछा जाए सोपानी कृषि क्या होती है, तो अब आप लिख सकते हो कि ये क्या होती है? सीढ़ीदार खेती होती है। और जो कहाँ पे की जाती है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के मैदानों में या उत्तरांचल में? 4 ऑप्शन जल्दी बताओ। तो ये कहाँ पे होगी? पहाड़ी इलाकों में होगी। तो पहाड़ी इलाका कौन सा होता है? ये इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा है? उत्तरांचल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर है? इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? काली मिट्टी। अब देखो, काली मिट्टी तो कई राज्यों में पाई जाती है, लेकिन आपको बताना इन ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मैंने आपको बताया था, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, याद आ रहा है कुछ, है ना? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके और भी कई इलाके हैं जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इन चारों में से सही जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, नवीकरणीय योग्य संसाधन है, इनमें से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन है? पवन ऊर्जा, वन, जल या उपरोक्त सभी? तो पवन ऊर्जा, पवन यानी जो वायु, उसे भी हम दोबारा नवीकरण कर सकते हैं, प्राप्त हो सकता है, हमें दोबारा मिल सकता है। वन, जंगल को भी बनाया जा सकता है। जल भी है बिल्कुल, यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। ये सारे क्या है? नवीकरणीय योग्य संसाधन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार, इन चारों में से बताने, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा होगा? व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, जैव संसाधन या संभावित संसाधन? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 टाइप के होते हुए हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। कौन सा? एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। तो अजैव तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, यानी इन चारों में से कोई एक ही सही होगा ना। तो आंसर कौन सा होगा? जैव संसाधन। ओके, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, जैव और अजैव। अजैव ऑप्शन में नहीं है, तो जैव बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, जिन लोगों ने जैव संसाधन कमेंट किया था बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर, ये भी आपको पढ़ाया गया है, जल्दी बताओ। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 या 5 प्रकार के? कितने प्रकार के होते हैं स्वामित्व के आधार पर? बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का। स्वामित्व के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। अब 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, याद आया कुछ? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये 4 प्रकार होते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, एरिया कितना है? ज्योग्राफिकल एरिया, जल्दी बताओ। 4 ऑप्शन से 25.2 लाख वर्ग किलोमीटर, या 32.8 या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 38.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 23.2 लाख वर्ग किलोमीटर? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर। बहुत लोगों को पता है, शाबाश, वेरी गुड। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ओके, या स्क्वायर, यहाँ लाख हो जाएगा, या स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। इंग्लिश में बोल लो आप, हिंदी में बोल लो, बात बराबर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 22, सड़कें व नहरें किस प्रकार की संसाधन हैं? जो रोड होते हैं, जो नहर है, कैनल्स हैं, वो किस प्रकार के संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन, विकसित संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व संसाधन? कौन सी? सामुदायिक की जगह सामुदायिक होगा, ध्यान रखें, मात्रा नहीं लगा हुआ है, वो आप लिख लेना। ओके, टाइपिंग में कई बार एरर हो जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 22 का, क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल सही आंसर है राष्ट्रीय संसाधन। सड़कें और नहरें जो हैं वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भूमि निम्नीकरण क्या है? भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण बहुत अच्छे से क्लियर है आपके, जल्दी से कमेंट करके बताओ। भूमि की गुणवत्ता का अधिक हो जाना, या भूमि की गुणवत्ता का कम हो जाना, या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बिल्कुल। भूमि की गुणवत्ता का कम हो जाना, निम्नीकरण का मतलब ही होता है कम होना। तो भूमि की उर्वरा शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़े उससे पहले जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक करो। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि करनी चाहिए, ढालों पर सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, ढाल वाली भूमि पर समोच्च जुताई की जानी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्योंकि देखो पहाड़ी क्षेत्रों पर सीढ़ीदार खेती तो करनी चाहिए हमें,
जो है ढाल वाला इलाका है वहाँ पे हमें वृक्षारोपण भी करना चाहिए, सघन यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में वृक्षारोपण करेंगे। वृक्षारोपण करने का फ़ायदा क्या होता है कि उसकी जड़ें जो होती है मिट्टी को एब्जॉर्ब कर लेती है, मिट्टी को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ के रखती है। यानी पानी ज़्यादा भी होता है तो पानी का बहाव ज़्यादा होने के बाद भी, बारिश ज़्यादा होने के बाद भी मिट्टी का कटाव रुक जाता, ज़्यादा नहीं हो पाता। और ढाल वाली भूमि पर समोच्च जुताई भी की जानी चाहिए, है ना। समोच्च जुताई के बारे में आपको बताया गया। समोच्च जुताई क्या होती है? समोच्च जुताई पंक्ति बनाकर खेती की जाती है, यानी पंक्तियों, जैसे ढाल वाली जगह जो होती है वहाँ पे पंक्तियों में, यानी पंक्ति का मतलब कतारों में, लाइनों में खेती की जाती है। ओके, तो यानी कौन सा आंसर होगा 24 का? ऑप्शन डी सभी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। नवीकरणीय योग्य संसाधन से क्या तात्पर्य है? सबसे आसान क्वेश्चन है लास्ट में, नवीकरणीय योग्य संसाधन। इसका आंसर आप 1 मिनट क्या 1 सेकंड में बता सकते हो। मिनट तो बहुत बड़ी बात हो गई। जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जिन्हें पुनः प्राप्त उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जिनका उपयोग नहीं किया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए, जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधन। ओके, या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी इसी को बोला जाता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा होगा। वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट बचा नहीं होगा। और आपके हर चैप्टर के वीडियोज़ में इसी टाइप से कोशिश करूँगा कि पहले थ्योरेटिकल और फिर MCQ बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कृषि चैप्टर के, जो कृषि चैप्टर हमने पढ़ लिया है उसके MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे।